तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो पिछले क्लास में हम लोग कुछ सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ पढ़े थे, और अभी हम स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स मतलब मास यूनिफॉर्मली एक बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। ठीक है, तो सपोज ये है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। सपोज यहाँ एक मास है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो ये है ओरिजिन ओ। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम लोगों को दिक्कत होगा इतना बड़ा मास का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट्री सेक्शन कंसिडर करेंगे, इसका मास को ले लेंगे डीएम। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट्री सेक्शन से ओरिजिन का डिस्टेंस है क्या है, आर। डिस्टेंस है क्या है, आर। ठीक है, तो हम आर सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो इसको बेस करके हम लोग क्या करेंगे, एक सेंटर ऑफ मास लिखेंगे। तो एक सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, डीएम इंटू एक्स बाई डीएम का इंटीग्रेशन। वाई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, डीएम इंटू वाई बाई डीएम का इंटीग्रेशन। जेड सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, डीएम इंटू जेड बाय डीएम का इंटीग्रेशन। ठीक है, सबको समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, हम लोग क्या करेंगे अभी देखो, ये यहाँ देखो डीएम है, ये एक्स है, डीएम है एक्स है। तो हम लोग इसको इंटीग्रेशन करने के लिए दिक्कत होगा हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डीएम को इन टर्म्स ऑफ एक्स कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्स कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो पहले लीनियर मास। लीनियर मास मीन्स क्या है, सपोज यूनिफॉर्म रॉड है, लीनियर मीन्स लाइन, यूनिफॉर्म रॉड है, तो उसको क्या करेंगे लीनियर मास। ये जनरली क्या होता है, 1D का होता है, लीनियर मास 1D। ठीक है, ये क्या होता है, रॉड। ठीक है, तो लीनियर मास को क्या लिखेंगे, डीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा इंटू डीएक्स। लैम्बडा इंटू डीएक्स, ये लैम्बडा क्या है, लैम्बडा क्या है, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, डीएम इक्वल टू क्या है, लैम्बडा इंटू डीएक्स। लैम्बडा क्या है, लीनियर मास डेंसिटी। तो इस सरफेस मास के लिए आप लोग क्या करेंगे, सरफेस मास मीन्स 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन के लिए क्या हो जाएगा, डीएम इक्वल टू सिग्मा इंटू डीएक्स, सिग्मा इंटू डीए, सॉरी सिग्मा इंटू डीए, सिग्मा इंटू डीए। तो वॉल्यूम मास के लिए वॉल्यूम मास क्या है, 3D है। तो वॉल्यूम मास क्या है, 3D है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डीएम इक्वल टू रो इंटू डी, रो इंटू डीवी। तो अभी इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करेंगे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया सबको, किसी को कोई दिक्कत तो पूछो। Should I erase? Yes, sir. तो अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा इक्वल टू क्या है, अल्फा एक्स। फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास। तो आपको एक लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा इक्वल टू अल्फा एक्स दे दिया।
तो आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ये जो अल्फा है, ये अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। अल्फा क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, अल्फा ये क्या है, एक कांस्टेंट है। सर तो ये हम तौड़ लोग क्या लेखन करेंगे, देखा। ओके ओके, वेट वेट, linear mass density lambda equal to alpha x, find the center of mass, find the center of mass, find the center of mass। ठीक है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास। तो देखो ये एक रॉड दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है रॉड, तो इसका हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l। दैट मीन्स इसका लेंथ कितना हो गया, l। ठीक है, समझ में आ गया इतना। इसको कैसे करना है, ठीक है। सपोज क्वेश्चन में आपको लैम्बडा इक्वल टू कांस्टेंट दिया रहेगा, तो कांस्टेंट दिया रहेगा, इफ लैम्बडा इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट मींस 2 3 4 5 अल्फा बीटा गामा, कुछ भी कांस्टेंट रहेगा तो उसका सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, एक सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, l/2। कितना हो जाएगा, l/2। कांस्टेंट मींस ये क्या है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक सेंटर ऑफ मास हो जाएगा l/2। इतना समझ में आ गया। सपोज लैम्बडा इक्वल टू अल्फा एक्स और 2x 3x 4x 7x, ऐसे कुछ भी रहेगा। ठीक है, ऐसे ही रहेगा, तो आपका एक सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, एक सेंटर ऑफ मास 12/3, 12/3। आपको इसको याद करना है। ठीक है, आपको इसको क्या याद करना है, ये कब वैलिड होगा पता है आपको, वैलिड इफ लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू x, लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू x होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अल्फा x रहेगा, बीटा x रहेगा, गामा x 2x 3x 7x 121x 221x कैसे कुछ भी रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, एक सेंटर ऑफ मास 12/3। तो ये जो 12/3 कैसे निकलेगा अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, इतना आप लोग का जेरॉक्स हो गया क्या, हो गया क्या जेरॉक्स। देखो, तो यही वाला रॉड को मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ इधर, ये रॉड है, इसका लेंथ कितना है l, इसका लेंथ कितना है l। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये x इक्वल टू 0 पोजिशन दिया है और ये x इक्वल टू क्या दिया है l। तो हम टोटल रॉड का सेंटर ऑफ मास फाइंड नहीं कर सकते, हमको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट्री सेक्शन कंसीडर करेंगे जिसका मास है dm, जिसका मास है dm, और उसका स्मॉल डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, dx। स्मॉल डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, dx। स्मॉल डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, dx। तो ये एक सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। अभी एक सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे, तो यहाँ से एक सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे, कैसे मैं बताया था आपको, एक सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला है, dm इंटू एक्स, dm इंटू एक्स बाई dm का इंटीग्रेशन। तो dm का वैल्यू कितना है, dm का वैल्यू आपको बताया था लैम्बडा इंटू dx, लैम्बडा इंटू dx बाई dm का इंटीग्रेशन क्या है, लैम्बडा इंटू dx इंटू x, इधर एक x है, इंटू लैम्बडा इंटू dx। तो लैम्बडा का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है अल्फा x,
तो अभी यहाँ सब्स्टिट्यूट करो अल्फा एक्स, लैम्डा की जगह अल्फा एक्स इंटू एक्स, अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई अल्फा एक्स डी एक्स, अल्फा एक्स डी एक्स। तो लिमिट क्या क्या होगा अब बता सकते हैं क्या? लिमिट क्या रहेगा? देखो रॉड कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? जीरो से एल, जीरो से एल, तो जीरो से एल, ये भी क्या हो जाएगा? जीरो से एल। तो इसका देखो अल्फा कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स जीरो से एल बाई, फिर से अल्फा बाहर निकाल दिया, जीरो से एल एक्स डी एक्स। तो ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन आपको पता होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया? एक्स एस क्यूब बाई 3 जीरो टू एल बाई, ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बाई 2 जीरो टू एल, इतना आ गया ना सबका। तो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एल अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एल क्यूब बाई 3 माइनस जीरो बाई नीचे एल स्क्वायर बाई 2 माइनस जीरो, ये क्या हो गया? एल क्यूब बाई 3 इंटू 2 बाई एल स्क्वायर, एल क्यूब कैंसिल हो गया, तो 2l बाई 3। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है तो पूछो। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. छोड़ा इरेज। Yes. तो ऐसे ही डिफरेंट बॉडी के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो पूरा क्लास में ये क्लास कोर्स है, तो सबका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए मुश्किल है और टाइम भी हमारे पास नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सिर्फ रॉड का निकाल दे, हम लोग क्या करेंगे अभी कुछ बॉडी का मैं जो यूनिफॉर्म मतलब जो स्टैंडर्ड बॉडी का, स्टैंडर्ड सिमेट्रिक बॉडीज का मैं क्या कर दूंगा, यहाँ लिखूंगा, अभी उसको आपको याद करना है। ठीक है? किसका कहाँ सेंटर ऑफ मास आता है? center of mass of some standard symmetric bodies। आपको याद रखना है। ठीक है? तो पहला हम लोग क्या करेंगे, रॉड, रॉड, तो इसका लेंथ है क्या? एल। ठीक है? तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया करेगा? रॉड। तो आप लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? देखिए ये रॉड है, तो आप लोग ये है, ये यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे करके ज्वाइंट करेंगे, तो जहां ये रॉड सपोज बैलेंस होगा वो वाला पॉइंट होगा क्या है? सेंटर ऑफ मास। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये जो रॉड है ये यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल। तो इसका जनरली यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर में सेंटर ऑफ मास रहता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला पोजीशन एल बाई टू, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट एल बाई टू हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि देखो ना ये सिमेट्री कौन सा एक्सिस में होगा, या एल या वाई, सॉरी एक्स और वाई कौन सा एक्सिस में होगा, बता सकते हैं क्या? बोलो। तो ये जो
रॉड है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, जनरली सेंटर में आएगा, ठीक है। तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा, L/2 0। एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, L/2, वाई एक्सिस में ये वाला पॉइंट क्या है, 0 है, ठीक है, ठीक है, ये वाला हो गया। और एक रॉड देखेंगे, ये रॉड है, इसका भी लेंथ L है, और ये जो रॉड हम करेंगे ना, तो ये क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड, रॉड नॉन यूनिफॉर्म रॉड, और इसका लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, x, लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू ये x होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जहां भी जो पोजीशन में आएगा वो क्या पोजीशन होगा, 12/3 0। एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा 12/3, वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया। ये देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा, कितना डिस्टेंस में होगा, 2r/पाई, 2r/पाई, ठीक है, 2r/पाई। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग यहाँ लिखते थे, क्या हो जाएगा 2r/पाई। तो ये वाला जो पोजीशन होगा, एक्स में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वाई में क्या हो जाएगा 2r/पाई। सब लिख लिए। Should I erase? हाँ सब सही है ना। ये जो है क्वाड्रेंट ऑफ यूनिफॉर्म रिंग है, क्वाड्रेंट ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, क्वाड्रेंट ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं आएगा, ठीक है। ये वाला जो पोजीशन होगा क्या हो जाएगा, -2r/पाई एंड 2r/पाई, माइनस ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन होगा तो एक्स किधर आएगा, एक्स एक्स एक्सिस में ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा ये वाला, -2r/पाई एंड वाई में कितना हो जाएगा 2r/पाई,
ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क। तो इसका क्या हो जाएगा, 0 और 4r/3 0 यही कहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 और 4r/3। ठीक है, हो गया। उसके बाद है यूनिफॉर्म हेमिस्फेरिकल सेल और होलो स्फीयर, और होलो स्फीयर। तो ये इसका क्या हो जाएगा 0 और r/2, 0 r/2। हो गया इतना, should I erase? बोलो। यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये है x, ये है y। इसका यही कहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 3r/8 3r/8 3r/, सॉरी 3r/8, नॉट 3r/8। और इतना है काफी है, और ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, आप लोगों के लिए। Should I erase? Should I erase? बोलो। Yes, sir. अभी देखो हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास निकालेंगे पोजीशन वेक्टर का, ठीक है। और जनरली हम उसको क्या बोलते हैं, आर सेंटर ऑफ मास, आर सेंटर ऑफ मास। तो आर सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, m1r1, ठीक है, प्लस m2r2, दिखाई दे रहा है ना, mnrn बाय m1 प्लस m2 प्लस mn, ठीक है। तो अभी ये पोजीशन सेंटर ऑफ मास को हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। देखो डी आर सेंटर ऑफ मास बाय dt, तो डी आर बाई डी टी जनरली क्या होता है वेलोसिटी, तो ये क्या हो गया वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास। तो इसको भी डेरिवेटिव करेंगे, m1 जो मास है वो कांस्टेंट है, तो डी आर वन बाई डी टी
m2 dr2 by dt, mn drn by dt by m1 plus m2 plus mn। तो इसको क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास को? m1 v1 m2 v2 mn vn by m1 plus m2 plus mn। ठीक है, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास हो गया। वन मिनट। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास d वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास बाय dt इक्वल टू m1 dv1 by dt m2 dv2 by dt mn dvn by dt by m1 plus m2 plus mn। तो क्या हो गया एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास? m1 वेलोसिटी dv by dt, ठीक है, dv by dt को क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन। m1 a1 ये तो आपको पता होगा। फिर m2 a2 plus mn an by m1 m2 mn। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट है तो पूछो। कुछ डाउट है तो पूछो। तो अभी क्या है कि वो और एक मैं मीटिंग क्रिएट करूंगा, ठीक है, आप लोगों को लिंक भेजता हूँ, ठीक है। तो अब तो आप लोगों को वो लिंक के ऊपर क्लिक करके फिर से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये सेशन को मैं अभी एंड कर रहा हूँ। तो आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम हैज ए पोजीशन वेक्टर। मास दिया है 1 kg, ये दिया है 3 kg। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर दिया है। अभी मैं पोजीशन वेक्टर का सेंटर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला सिखाया था। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या फॉर्मूला में सिखाया था आपको? आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2। एक्चुअली फॉर्मूला था m1 प्लस r1 प्लस m2 प्लस r2 प्लस m3 प्लस r3 अप टू mn rn बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू mn। तो ये दो मास है, तो 2 मास है, तो दो ही मास लिया m1 m2 करके। तो इसका पोजीशन वेक्टर इसको ले लो r1, इसको ले लो r2, काम खत्म, सब्स्टिट्यूट करो। 1 kg मास 1 है, r1 पोजीशन वेक्टर क्या दिया है? i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस ये m2 क्या दिया है? मास दिया है 3 kg। पोजीशन वेक्टर क्या दिया है? -3i कैप -2j कैप प्लस k कैप बाय मास 1 प्लस 3। तो इसको सॉल्व करो। i कैप प्लस 2j कैप
प्लस के क्या क्या हो गया प्लस ये क्या हो जाएगा -9 i कैप -6j कैप, 3 को इसमें मल्टीप्लाई किया इसमें मल्टीप्लाई किया प्लस 3k कैप बाई 4 क्या हो गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप माइनस कैप -6j कैप प्लस 3k कैप बाई 4। तो इसको कैलकुलेट कर दो, क्या हो गया i कैप -9 i कैप क्या हो गया -8 i कैप 2j कैप -6j कैप -4j कैप k कैप प्लस 3k कैप क्या हो गया 4k कैप बाई 4। 4 भी कॉमन लेके आप निकाल, क्या हो गया -2i कैप -j कैप प्लस k कैप। दिस इज योर आंसर। ठीक है, हो गया सबका? यस सर। किसका डाउट है तो पूछो। पूछो। should I erase? तो और एक क्वेश्चन करेंगे अभी। अब जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास क्या है उसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस है। क्वेश्चन क्या है, an impulse gives a velocity of 14 meter per second to the heavier block in the direction of lighter block. Find the velocity center of mass. Find the velocity center of mass. आपको वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास निकालना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ, दे दिया है क्वेश्चन में। ये देखो ये 10 kg मास है, यहाँ एक स्प्रिंग लगा है और ये मास क्या है 4 kg। ठीक है 4 kg। इसको आपको सॉल्व करना है। देखो ये क्वेश्चन, इंपल्स पहले क्या है, इंपल्स एक फोर्स है, ठीक है, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए अप्लाई होता है। वो एक फोर्स है, वो शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए अप्लाई होता है। सपोज आप लोग क्रिकेट खेलते हो, बॉल को बैट में हिट करते हो, वो क्या है इंपल्स है। ठीक है, impulse gives a velocity of 14 meter per second to the heavier block in the direction of lighter block, तो heavier block क्या है 10 kg या 4 kg 10 kg। तो 10 kg में मैं क्या दिया, वेलोसिटी कितना दिया 14 मीटर पर सेकंड हेवियर ब्लॉक इन द डायरेक्शन ऑफ लाइटर ब्लॉक। ठीक है, ये जो अभी इसको वेलोसिटी दे दूंगा। तो ये जो 10 kg मास क्या होगा, ये स्प्रिंग है, तो ये क्या हो जाएगा स्लैप कर देगा, इधर जाएगा। तो इधर जाके क्या होगा, इसके साथ कॉलिजन होगा, पर ये जो मास है ये मूव नहीं करेगा, इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। इमेजिन करो ना, ये एक स्प्रिंग है, तो आप इसको ऐसे कंप्रेस कर दे या ऐसे कुछ वेलोसिटी दे दिए, तो ये जगह ये मास इधर हटेगा क्या, नहीं हटेगा ना, ये स्प्रिंग, क्योंकि ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा स्लैग हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा सा वेलोसिटी दूंगा तो यहाँ से कुछ फोर्स दूंगा तो ये स्लैग हो जाएगा, फिर से आ जाएगा उसका ओरिजिनल पोजीशन को, क्योंकि वो स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसको ओरिजिनल पोजीशन को ले आएगा ब्लॉक 10 kg को। तो ये क्या है कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है।
इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। सो इधर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 जाएगा, क्योंकि ये मूव नहीं करेगा। समझ में आ गया सबको? तो अभी आपको वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास निकालना है। वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2। m1 का मास कितना है 10, वेलोसिटी कितना है 14, m2 का मास कितना है 4, वेलोसिटी कितना है 0 बाई मास कितना है 10 प्लस 4। तो 10 इंटू 14 बाई 14, 14 कैंसल, तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? यस सर। थोड़ा इरेज। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे जो कि एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास के ऊपर बेस है। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास of the given system, of the given system। देखो एक पुल्ली है, मास लगा है, ये मास कितना है 2 kg, ये मास क्या है 1 kg। आपको एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, ठीक है। एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास फाइंड करना हो जाएगा क्या ये वाला क्वेश्चन? कौन कर सकता है क्या? देखो सुनो, तो ये किसका मास ज्यादा है 2 kg या 1 kg? 2 kg का मास ज्यादा है तो ये नीचे आएगा, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा डाउनवर्ड। तो एक ही स्ट्रिंग यहाँ कनेक्ट है, ठीक है, एक ही स्ट्रिंग कनेक्ट है, तो एक ही स्ट्रिंग कनेक्ट है मतलब ये डाउनवर्ड आएगा, तो क्या होगा अपवर्ड जाएगा, ठीक है, क्या होगा अपवर्ड जाएगा, ठीक है। और स्ट्रिंग का टेंशन क्या है टी है, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, तो कुछ लाइटर स्ट्रिंग या कुछ दिया नहीं है, और यहाँ भी यहाँ टेंशन फोर्स लगेगा, इसलिए मैं दिखा दिया। यहाँ ये क्वेश्चन में टेंशन का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेट एक्सीलरेशन कितना निकालेंगे। तो एक्सीलरेशन नेट कैसे निकालोगे, नेट एक्सीलरेशन, तो ए इक्वल टू क्या है एफ नेट बाई एम, एफ नेट बाई एम, एफ नेट बाई एम। यहाँ क्या लगेगा 2g, यहाँ क्या लगेगा 1 इंटू जी, क्या हो जाएगा g, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन 2 kg का किधर है डाउनवर्ड है, और 2g का भी डायरेक्शन किधर है डाउनवर्ड है, तो इस साइड को क्या लेना है पॉजिटिव 2g। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, सॉरी g डाउनवर्ड है, और एक्सीलरेशन क्या है अपवर्ड है, क्या हो जाएगा माइनस जी बाई मास कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, नेट मास ऑलवेज ऐड होगा, नेट मास ऑलवेज ऐड होगा, ठीक है। तो 2g माइनस जी कितना हो जाएगा g/3। तो नेट एक्सीलरेशन आपको मिल गया। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो पुली सिस्टम को ना पूरा स्ट्रेट कर दो। सपोज ये पुली है, तो आपको क्या करना है 1 kg को ऐसे कर दो और 2 kg को ऐसे कर दो, सॉरी इसको 2 kg को ऐसे कर दो। तो आपको अभी सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, और इसको ओरिजिन ले लो, इसको ओरिजिन ले लो, ओरिजिन से लेफ्ट को क्या लोगे नेगेटिव, इसको क्या लोगे पॉजिटिव, और एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का आपका फॉर्मूला पता है। कुछ भी नहीं किया, देखो ये जो पुली है ऐसे लटका हुआ था, तो अभी 2 मास लटका था, हम लोग क्या किया उसको स्ट्रेट कर दिए, क्या कर दिए स्ट्रेट कर दिए, ऐसे कर दिया। ये 1 kg को इधर इधर ले आया, इधर ले आया, ये 2 kg को इधर ले आया, ठीक है।
तो इसको ओरिजिन ले लेंगे तो ये नेगेटिव होगा, ये इसको पॉजिटिव ले लेंगे। तो एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास क्या फॉर्मूला है, m1 a1 प्लस m2 a2 बाय m1 प्लस m2। तो मास m1, इसको m1 ले लिया, इसको m1 ले लो और इसको m2 ले लो, ठीक है। तो m1 कितना है 2, ये एक्सीलरेशन किधर है, क्या हो जाएगा -g/3 प्लस ये m2 क्या है 1, एक्सीलरेशन के क्या हो जाएगा g/3 बाय मास कितना है 2 + 1, तो ये क्या हो गया -2g/3 प्लस क्या हो गया g/3 बाय कितना हो गया 3, तो -2g/3 g/3 कितना हो जाएगा -g/3/3, तो आंसर क्या हो जाएगा -g/9, ठीक है, -g/9। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, या कुछ डाउट है तो पूछो। सर तो आप लोग बोले थे हाँ सर -g/3 बोलिए सर। -g/3, तो इसको क्या किया ना, मैं इसको ओरिजिन ले लिया, तो ओरिजिन से लेफ्ट वाला जो होगा क्या होगा माइनस होगा ना, तो ये 2g इधर लग रहा है तो इधर भी 2g लगेगा, और ये नीचे g लग रहा है तो यहाँ क्या लगेगा g, सब सेम है, मैं इसको सॉल्व करने के लिए इसको स्ट्रेट कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। तो ये माइनस कैसे होगा, अब बोलोगे माइनस कैसे होगा, तो -g/9 मीन्स g/9 डाउनवर्ड, g/9 डाउनवर्ड, ठीक है। पॉजिटिव आया आता तो क्या करोगे g/9 अपवर्ड। समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया। यस सर। और एक कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास का डिस्कस करेंगे, शुड आई इरेज। यस सर। अभी हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट मतलब क्या है, देखो सपोज ऐसे एक है, सॉरी ऐसे एक स्फीयर, ठीक है, तो इसका मैं यहाँ से कुछ पार्ट को मैं कट कर दूंगा, ऐसे कुछ पार्ट को मैं कट कर दूंगा, ठीक है। तो कट करने के बाद जितना बचेगा उसका सेंटर ऑफ मास हम लोग निकालेंगे, सपोज इतना, इसका सेंटर ऑफ मास हम निकालेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट का हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो एरिया को क्या ले लेंगे A1, इसका जो रिमूव वाला एरिया को, ये टोटल सॉरी ये वाला टोटल एरिया है, इसको क्या ले लेंगे A1 कंप्लीट एरिया, और इसको क्या ले लेंगे A2 को रिमूव्ड एरिया, समझ में आ गया इतना, क्या ले लेंगे रिमूव्ड एरिया। तो एक सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा A1x1 माइनस A2x2 बाई कितना हो जाएगा बताओ A1 माइनस A2, ठीक है। तो आप पूछोगे x1 x2 क्या है, x1 x2 क्या है बोलो। x1 and x2 are the distance of center of mass from respected origin.
फ्रॉम रेस्पेक्टेड ओरिजिन। मतलब देखो, ये जो A1, ये इसका, ये जो टोटल पार्ट है इसका कुछ ओरिजिन है, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, x1, और इसका कुछ ओरिजिन है, उसका डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, x2। ये A2 का भी कुछ ओरिजिन है, उसका डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, x2। उस हिसाब से एक सेंटर ऑफ मास को बेस करके हम y सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, A1 y1 माइनस A2 y2 बाय A1 माइनस A2। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? ये फॉर्मूला है। हो गया? तो आप लोगों को एक क्वेश्चन में देता हूँ, आप लोगों को सॉल्व करके लाना है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास को। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, अभी क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके क्वेश्चन। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास of the uniform lamina shown in figure if small disk of radius a/2 is cut from disk of radius a। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाना। इसका सेंटर ऑफ मास इधर है, इसका सेंटर ऑफ मास इधर है, इसका रेडियस, ठीक है। आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आना है नेक्स्ट क्लास को, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास में कॉलिजन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के क्लास में कोई दिक्कत है तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, मैं एंड कर रहा हूँ आज की मीटिंग।